हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका पुनः स्वागत है। आप आज कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत बही खाता विषय की इकाई 5 कंपनी लेखे और अंशों के निर्गमन के विषय में मैं आपसे बात करूंगा कि कंपनी के जो लेखे होते हैं वो अंशों से निर्गमन से संबंधित कौन कौन सी बातें, प्रमुख बातें आती हैं, उस पर पिछले वीडियो में भी आपने देखा। और आज इस इकाई का थ्योरी की दृष्टि से लास्ट भाग रहेगा, तो इसको आप ध्यान से सुनें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग लिखिए। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी अंशों का निर्गमन करके पूंजी इकट्ठा करती है। मूल्य की दृष्टि से अंशों का निर्गमन दो तरह से हो सकता है, एक सममूल्य पर और दूसरा प्रीमियम पर। सममूल्य का मतलब ये हो गया, यदि मान लीजिए किसी कंपनी के अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो 100 का अंश 100 रुपये में बेचना, ये सममूल्य कहलाएगा। और जिन कंपनियों की अच्छी साख होती है और उनका अंश यदि 100 रुपये का है और वो 110 रुपये में या 105 रुपये में या 120 रुपये में बेचा जा रहा है, तो अंकित मूल्य से जो अधिक मूल्य उसको प्राप्त हो रहा है वो प्रीमियम कहलाती है। ये कंपनी का अतिरिक्त पूंजीगत लाभ होता है। तो अब प्रश्न ये है कि जो 100 रुपये कंपनी को मिल रहे हैं वो तो पूंजी का भाग है, और 10 रुपये जो मिल रहे हैं वो प्रीमियम है। प्रीमियम के रूप में जो राशि मिल रही है वो कंपनी का पूंजीगत लाभ। इससे कंपनी पूंजी संचय खाते में ले जाती है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूंजी संचय खाता क्या होता है। पूंजीगत लाभों से तैयार किए गए खाते को पूंजी संचय खाता कहते हैं। तो वो यही बात है यहाँ पर, मतलब 100 रुपये अंकित मूल्य का अंश जितने भी अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा वो प्रीमियम कहलाती है, ये पूंजीगत। तो कोई भी कंपनी इस प्रीमियम को सामान्य लाभ की तरह नहीं बांट सकती है। इस पर कुछ प्रतिबंध हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम ने इस पर कोई प्रतिबंध लगा रखे। प्रतिबंध का मतलब ये हो कि सामान्य लाभ की तरह इसको अंशधारियों में नहीं बांटा जा सकता, उपयोग नहीं किया जा सकता। सामान्य लाभ की तरह इसका कोई उपयोग नहीं कर सकती। तो क्या लिखा है देखें आप। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम की राशि के लिए उपयोग पर वैधानिक प्रतिबंध है। प्रतिबंध का उद्देश्य यह है कि इस राशि को कंपनी का सामान्य लाभ नहीं माना जाना चाहिए, अर्थात इस राशि को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता, वरन इसे कंपनी के निर्दिष्ट कार्यों में ही प्रयुक्त करना चाहिए। इन कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है केवल, ये निर्देश उसमें दिया है। प्रतिबंध ये है कि सामान्य लाभ की तरह नहीं बांट सकते, ये इस काम के लिए उपयोग में आ सकता है। नंबर 1, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने। कंपनी के जब स्थापना होती है तो प्रारंभ करते समय बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च होता है, इसको प्रारंभिक व्यय कहते हैं। एक आस्थगित आगमगत व्यय होता है, ये एक तरह से पूंजीगत प्रवृत्ति का होता है। इसका अपलेखन, इसका समायोजन, इस व्यय का, इस खर्चे का, इस व्यय का समायोजन इस प्रीमियम की राशि से समायोजित किया जा सकता है। ये इसका उपयोग है। पहला, कंपनी द्वारा देय अभिगोपन, कमीशन या बट्टे के अवलेखन में। कंपनी जब अभिगोपक के माध्यम से अंशों का विक्रय करवाती है तो उनको जो कमीशन दिया जाता है या उनको जो बट्टा दिया जाता है, उस बट्टे की हानि का या उस कमीशन की व्यय का समायोजन इस प्रीमियम से किया जा सकता है। अंशधारियों को बोनस अंश निर्गमित करने में, यदि कभी कभी कंपनी क्या करती है, जैसे मान लीजिए उन्होंने शर्त रखी कि 10 अंश खरीदेगा तो एक अंश उनको बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो अब एक अंश जो बिना किसी मूल्य के निर्गमित किया जा रहा है, तो जो एक अंश की मूल्य की जो हानि हो रही है उस हानि की पूर्ति इस प्रीमियम से की जा सकती है। या और किसी को भी बोनस अंश दिए सकते हैं, कर्मचारियों को भी बोनस अंश दिए जा सकते हैं। तो उस जो पूंजीगत हानि, उस हानि की भरपाई हम इस प्रीमियम की राशि से कर सकते हैं।
पूर्वाधिकार अंशों का जब शोधन यदि हम प्रीमियम पर करते हैं तो उस प्रीमियम, जब शोधन प्रीमियम पर होता है तो ये प्रीमियम की राशि पूंजीगत हानि होती है। निर्गमन होता है तो पूंजीगत लाभ होता है, तो इस पूंजीगत लाभ का प्रयोग उस पूंजीगत हानि की भरपाई के लिए किया जा सकता है। ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम के देने पर, जिस तरह से कंपनी अंशों का शोधन करती है, अंशों का एक निश्चित समय के बाद पैसा लौटा देती है कुछ पूर्वाधिकार अंशों का, वैसे ही कंपनी ऋण पत्रों का एक निश्चित अवधि के बाद शोधन करती है। यदि उनका शोधन प्रीमियम पर हो रहा है तो उस प्रीमियम की राशि की भरपाई इस प्रीमियम से की राशि से की जा सकती है। और अपने स्वयं के अंशों का या प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए भी किया है, ये धारा 68 में दिया गया है। तो ये 6 उपयोग कंपनी कर सकती है, इसके अलावा और कोई उपयोग कंपनी नहीं कर सकती। सामान्य सी बात हो गई कि प्रतिभूति प्रीमियम का को एक सामान्य लाभ की तरह अंशधारियों में नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि लिए कंपनी अधिनियम में जो निर्दिष्ट कार्य दिए वहीं उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये 6 इसके काम। अब अगला प्रश्न है अवशिष्ट याचना, कॉल्स इन एरियर्स को समझाइए। ये क्या होता है देखिए। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था पहले कि कंपनी अंशों की जो राशि है चाहे तो वो एक ही बार में पूरा पैसा ले सकती है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का अंश है और कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंश खरीद रहा है तो पूरे 100 रुपये एक ही बार भी ले सकती है। सामान्यतः कंपनियां क्या करती हैं कि जितने अंकित मूल्य का अंश होता है, जैसे जैसे उनको आवश्यकता होती है वैसे वैसे वो राशि प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक 100 रुपये वाले अंश हैं और उसकी राशि आवेदन, आवंटन और याचना पर चुकाना है। आवेदन पर देना है 25 रुपये, आवंटन पर देना है 25 रुपये, बाकी जो बचे 50 रुपये याचना पर देना है। ऐसे राशि लेना है। तो अब कोई व्यक्ति मान लीजिए 5000 रुपये के अंश खरीदता है, 5000 अंश खरीदता है 100 रुपये वाले, और वो आवेदन राशि दे देता है, आवंटन राशि दे देता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो याचना राशि का भुगतान नहीं कर सकता। तो जिस अंशधारी ने वो अंशधारी को जो अंश आवंटित किए गए हैं या अंश आवेदन खरीदने के लिए उसने आवेदन किया है, वो किसी याचना राशि का यदि समय पर भुगतान नहीं करता है तो इसको अवशिष्ट याचना या बकाया याचना या कॉल्स इन एरियर के नाम से जाना जाता है। तो सामान्यतः कंपनी अंशों की राशि आवेदन पर लेती हैं, फिर आवंटन पर लेती हैं और फिर याचनाएँ करती हैं। याचनाएँ 1, 2, 3 हो सकती हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होती जाती है वैसे वैसे कंपनी राशि ले जाती है। जब कोई अंशधारी आवंटन है किसी याचना राशि का भुगतान समय पर नहीं करता है तो इसे अवशिष्ट याचना या बकाया याचना कहते हैं। कंपनी अवशिष्ट याचना पर नियम अनुसार वार्षिक ब्याज उस अवधि के लिए लगा सकती है जिस अवधि के लिए अंशधारी ने राशि देने में देर की है। जैसे मान लीजिए याचना राशि मान लीजिए वो 1 जनवरी को उसको देना है और वो 31 मार्च को उसका भुगतान कर रहा है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने का ब्याज जितनी राशि उस पर बकाया उस पर लगाई। लेकिन ये ब्याज अधिकतम इसकी दर 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अवशिष्ट याचना पर ब्याज की दर वो 10% वार्षिक होती है, 10% लगाए। इसको अवशिष्ट याचना कहते हैं। अब अग्रिम याचना, जैसे कि अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि कंपनी का कोई भी अंशधारी किसी याचना राशि का समय पर भुगतान नहीं करता तो अवशिष्ट याचना। कंपनी अधिनियम में ये व्यवस्था है कि कोई अंशधारी चाहे तो किसी याचना राशि का समय से पहले भुगतान कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि सामान्यतः कंपनी जो राशि आवेदन, आवंटन और याचना पर लेती है, लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है कि याचना राशि का भुगतान वो आवंटन के समय ही करना चाहता है, तो कंपनी अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि कंपनी समय से पहले किसी अंशधारी से किसी याचना राशि का भुगतान स्वीकार कर सकती है। ये अंतर नियमों में भी व्यवस्था है, पार्षद सीमा नियम में, पार्षद अंतर नियम में भी दिया गया है, कंपनी अधिनियम भी कहता है। बट ऐसी प्राप्त अग्रिम राशि पर कंपनी को 12% वार्षिक की दर से ब्याज देना होता है। ब्याज नगद देना होता है, ब्याज का समायोजन नहीं होता। नगद देने का मतलब ये हो गया और समायोजन का मतलब हो ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई याचना राशि जो 10,000 रुपये बनती थी और मुझे 31 मार्च को देना थी और मैंने 1 जनवरी को उसका भुगतान कर दिया,
तो मान लीजिए 200 रुपये उसका ब्याज बन रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 9,800 रुपये दे रहा हूँ, 200 रुपये मेरे ब्याज के समायोजित कर। नहीं, पहले उसको 10,000 रुपये पूरे नकद देना होंगे। जब समय पूरा हो जाएगा तो जितने समय पहले उसने पैसे दिए हैं उतने समय से उस किस्त के देय होने की तारीख तक का ब्याज निकाला जाएगा और 12% होगा। उस 12% की राशि उसको नकद दी जाएगी। तो बच्चों, इसको उदाहरण से और समझ सकते हैं कि एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 1000 अंशों की राशि आवेदन पर 5 थे, आवंटन पर 2 थे और 3 रुपये याचना पर। एक अंशधारी से 200 अंश आवंटित किए थे। 200 अंश के हिसाब से वो 2,000 रुपये बनते हैं। तो उसने क्या किया कि आवेदन के 5 रुपये तो समय पे दे दिए, 1,000 रुपये। फिर उसको 200 रुपये आवंटन पर देने थे और 300 रुपये 400 रुपये उसको आवंटन पर देने थे और 600 रुपये याचना पर। लेकिन उसने क्या किया, याचना की राशि आवंटन के समय ही भुगतान कर दी। तो अब आवंटन जिस तारीख को प्राप्त हुआ उस तारीख से लेकर के याचना राशि के देय होने तक की तिथि का उसको 12% की दर से ब्याज दिया। इसको अग्रिम याचना के नाम से कहते हैं। अब कंपनी विधान प्रश्न है कि कोई कंपनी अंशों के अतिरिक्त अंशों का नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले भी क्या अंशों का निर्गमन कर सकती है। प्रश्न इस तरह से है, क्या कोई कंपनी रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले भी अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो इसका उत्तर है हाँ। कंपनी विधान में व्यवस्था है कि कंपनी रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले भी अंशों का निर्गमन कर सकती है। इस प्रकार का निर्गमन सममूल्य पर प्रीमियम पर किया जा सकता है। सामान्यतः कंपनी क्या करती है, अंशों को नकदी में बेचती है, रोकड़ में बेचती है, नकद पैसा प्राप्त करती है। लेकिन कंपनी विधान में ऐसी व्यवस्था है कि कंपनी दूसरी वस्तु, दूसरी सेवाओं के बदले भी संबंधित व्यक्ति को अंश जारी कर सकती है। वो कौन कौन से देखें आप। नंबर 1, मान लीजिए कंपनी ने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी और उस स्थायी संपत्ति की क्रय मूल्य का भुगतान वो अंश पूंजी में कर सकती है। तो उसके लिए लेखा होता है, संबंधित संपत्ति खाता डेबिट करते हैं और अंश पूंजी खाता क्रेडिट कर देते हैं। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खाता यहाँ डेबिट हो जाएगा और अंश पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। या कोई दूसरी चीज़ खरीदी या पूरा का पूरा व्यवसाय खरीद लिया तो व्यवसाय क्रय खाता डेबिट हो जाएगा और अंश पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। फिर यह सेवाओं के बदले में जैसे मान लीजिए कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले में नकद दे करके अंश पूंजी का भी भुगतान, अंश पूंजी के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। तो अपन यहाँ वेतन खाता या जिस सेवा के लिए दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और अंश पूंजी खाता क्रिएट करेंगे, ये भी हो सकता है। आगे कंपनी के प्रवर्तकों को उनके प्रवर्तन कार्य के लिए, कंपनी के जन्मदाता होते हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं, जो कंपनी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होते हैं, तो उनको उनकी सेवाओं के लिए, उनके त्याग के लिए कंपनी चाहे तो अंश, बिना मूल्य के अंश उनको जारी करती है। तो उसके लिए ख्याति खाता डेबिट करते हैं और अंश पूंजी खाता क्रेडिट करते हैं। कर्मचारियों के लिए वेतन खाता डेबिट कर देते हैं और अंश पूंजी खाता क्रेडिट कर देते हैं। एक और है कि कंपनी जिस तरह से अंशों के माध्यम से पूंजी इकट्ठा करती है, वैसे ही जब पूंजी का विकल्प उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको वित्त का दूसरा स्रोत ऋण पत्र होता है। तो ऋण पत्र खाता डेबिट करती है और अंश पूंजी खाता क्रेडिट करती है। तो ऋण पत्रों का शोधन वो अंशों के माध्यम से कर सकती है। वह इन सब के करते समय कंपनी विधान के नियमों का उसको पालन करता है। तो ये अन्य प्रतिफल के बदले कहलाता है। इसको कोई भी कंपनी अन्य प्रतिफल के बदले कैसे अंशों का निर्माण करती है। तो 5 हो गए, मोटे तौर पर 4 ही हो जाते हैं। कोई कानूनी सलाहकार से उन्होंने सलाह ली, लॉयर से सलाह ली, तो उसको फीस दे सकते हैं। कोई
तकनीशियन, विशेष तकनीशियन तो उसको फीस के रूप में सेवा दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हम सेवाएं लेते हैं, तो उनकी सेवा को पारिश्रमिक के रूप में पूंजी दी जा सकती है। तो ये 5 कारण यहाँ आपने देखे। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्राविवरण के उद्देश्य बताइए, कोई 4 बताना है। वैसे प्राविवरण का जब पीछे एक क्वेश्चन आया था कि कंपनी के प्रलेख में तो पार्षद सीमा नियम, एक पार्षद अंतर नियम और दूसरा प्राविवरण होता है। बच्चों वैसे फिर बता देता हूँ कि प्राविवरण केवल पब्लिक कंपनी ही जारी करती है। प्राविवरण अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन का एक आमंत्रण पत्र होता है, जनता के लिए आमंत्रण होता है कि कंपनी प्राविवरण को देख कर, कंपनी के प्राविवरण को देख करके जनता अंश करे। तो इसके 4 उद्देश्य होते हैं। देखिए, अंश व ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देना होता है। पहला उद्देश्य होता है। प्राविवरण इस उद्देश्य से जारी किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदना चाहता है तो उसको निमंत्रण देना होता है। दूसरा है कंपनी की स्थापना की सूचना जनता को देना। प्राविवरण से ये भी जानकारी मिलती है कि कंपनी की स्थापना हो चुकी है। तीसरा है कंपनी में धन विनियोग करने के लिए जनता को शर्तों का विवरण देना तथा विश्वास दिलाना। प्राविवरण में वो सारी बातें लिखी होती हैं कि जो लोग कंपनी में धन लगाना चाहते हैं उसकी क्या शर्तें रहेंगी, पूरा विवरण रहेगा और उसको वापसी का विश्वास भी दिलाते हैं, ये होता है। और चौथा है कंपनी के संचालकों द्वारा प्राविवरण की सत्यता की जिम्मेदारी लेना होती है। ये इसका उद्देश्य होता है। तो इस तरह से ये इकाई 5 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन का थ्योरी वाला भाग पूरा हो गया है। आपको अगली इकाई के विषय में जानकारी के लिए आप सतत वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।